पूरे 2 दिनों से रवि बुखार में तड़प रहा था, पर घर के लोगों को फुर्सत ही नहीं थी कि कोई उसकी देखभाल करे। यहाँ तक कि उसकी पत्नी रिया भी अपनी कजन की शादी में इस कदर व्यस्त थी कि रवि को पूरी तरह नौकरों के सहारे छोड़ दिया गया। रवि को बहुत तेज प्यास लगी थी, पर कमरे में पानी नहीं था। पहले तो रवि ने सोचा कि वह खुद ही चलकर पानी ले आएगा, लेकिन वह जैसे ही पानी लेने के लिए खड़ा हुआ उसे चक्कर आ गया और वह बेड पर गिर पड़ा। दोबारा उठने की हिम्मत नहीं हुई। पानी लेने जाने के लिए वह चुपचाप ही बेड पर लेटा रहा। रवि को किसी को पुकारने की भी इच्छा नहीं हुई। उसका मन शोक और निराशा से दुखी हो रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसकी यह दुर्दशा होगी, पर अपनी इस स्थिति के लिए वह किसे दोष देता, जबकि वह बहुत अच्छे से जानता था कि अपनी इस दुर्दशा के लिए वह खुद ही जिम्मेदार है। घर जमाई बनकर इस घर में रहने का उसका खुद का फैसला था। वह पत्नी को भी बेवफा और स्वार्थी नहीं कह सकता था। उसका व्यक्तित्व ही इतना दुर्बल और निरुपाय हो गया था कि वो निरंतर सबके द्वारा छला जा रहा था। बस एक गलत कदम और उसके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल गई। रवि के पापा विश्वेश्वर, जो कभी उसके सबसे अपने हुआ करते थे, उनके पापा उसकी सबसे ज़्यादा चिंता किया करते थे, जो उसके आदर्श गाइड, फिलोसफर और माँ भी थे। वहीं रवि ने अपने पिता के प्रति अपने मन में एक गलत धारणा बना ली थी। उसने अपने पिता पर ही शक किया, उनसे घृणा की, जिसका परिणाम रवि अब भुगत रहा है। जब किसी की आत्मा पर संयस का पर्दा पड़ जाता है, ऐसा संयस व्यक्ति कभी सही गलत का अंतर समझ ही नहीं पाता है। पापा के प्यार पर संयस ने ही उसे अपने घर परिवार के लिए अजनबी बना दिया था। आज उसे अपनी माँ कांता देवी की बहुत याद आ रही थी, जो उसकी छोटी से छोटी खुशी के लिए भी अपनी बड़ी से बड़ी खुशी कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उसके एक पुकार पर अपने सारे काम छोड़कर उसके आगे पीछे दौड़ती रहती थी। अगर कभी रवि को हल्का सा बुखार भी आ जाता तो वह पूरा घर सिर पर उठा लेती थी। कभी उसका सिर सहलाती, कभी उसके पैर दबाती। इस बात के लिए पापा अक्सर उन्हें समझाते रहते थे, कांता, थोड़ा बहुत बुखार हो जाना सामान्य सी बात है, इसमें घबराने की क्या बात है। तुम इस तरह से परेशान मत हुआ करो। तुम्हारे इस तरह घबराने से मैं भी नर्वस हो जाता हूँ। उसे स्कूल से आने में जरा सी भी देर हो जाती तो कांता जी सड़क पर आकर खड़ी हो जाती। उनका सुबह से शाम तक का सारा समय रवि के इर्द गिर्द उसके आराम का ख्याल, उसकी हर सुख सुविधा को पूरा करते करते गुजरता। उनका यह जुनून देखकर पापा अक्सर मम्मी से गुस्सा हो जाया करते थे और उन्हें डांट दिया करते थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर से प्यार से समझाते, देखो कांता, इतना ज़्यादा लाड प्यार रवि को जरूर बर्बाद कर देगा। एक दिन परम का अटल विश्वास था कि उसका बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। 10वीं में जब रवि को 92% मार्क्स मिले, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई उन्होंने, पर जल्द ही उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। उन्हें लीवर का कैंसर हो गया। जैसे ही डॉक्टरों ने उनके जीवन को 3 महीनों में सीमित कर दिया था, कांता जी को सबसे ज़्यादा यही चिंता खाई जा रही थी कि उनके जाने के बाद उनके बेटे का उनकी तरह ख्याल कौन रखेगा। एक बात उन्हें अच्छी तरह समझ आ गई थी कि उनके जीवन के व्यक्त और हालात दोनों बदल गए थे। वह अब उनके बस में नहीं था। कभी भी कुछ भी हो सकता था, यह कांता जी बहुत अच्छी तरह से जानती थी। कांता जी ने काफ़ी सोच समझकर अपनी बचपन की सहेली और दूर के रिश्ते से बहन मंजुला को अपनी 5 वर्षीय बेटी अनन्या के साथ अपने पास बुलवा लिया था। मंजुला असमय ही विधवा हो गई थी। 2 महीने पहले ही मंजुला के पति की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद मंजुला पूरी तरह टूट गई थी। मंजुला अपनी बेटी के साथ कोई आश्रय ढूंढ रही थी। इस समय हालात कुछ ऐसे थे कि कांता और मंजुला दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी, इसलिए दोनों के बीच एक अपनत्व भरा रिश्ता कायम हो गया था। कांता के ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण कठिन समय में मंजुला ने उसके पूरे घर परिवार को बहुत ही अच्छी तरह संभाल लिया था। तो कांता जी ने भी अनन्या को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला दिया था और उनकी सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। धीरे धीरे दोनों माँ बेटी उस परिवार का एक अभिन्न अंग बन गए थे। मंजुला रवि का अपने बेटी की तरह ख्याल रखती थी और उसे प्यार करती थी। यह सब देखकर कांता जी बहुत खुश थी। एक दिन कांता जी ने मंजुला से वादा लिया था कि उसके नहीं रहने पर वह उसके पुत्र को छोड़कर
कहीं भी नहीं जाएगी। वह रवि का पूरा ध्यान रखेगी ताकि वह निश्चिंत होकर इस दुनिया को छोड़ सके। मंजुला से वादा लेने के बाद 1 महीने बाद ही वह काल के गाल में समा गई थी। कांता जी के नहीं रहने पर मंजुला ने अपना वादा निभाया। रवि की देखभाल के साथ साथ उसको मानसिक संबल भी दिया। मंजुला रवि को उसकी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती थी। माँ के जाने के बाद रवि पूरी तरह टूट गया था। माँ को भूलना उसके लिए इतना आसान नहीं था। वह उसके रूह की गहराइयों से जुड़ी हुई थी। फिर भी उसने अपना पूरा ध्यान और शक्ति पढ़ाई में लगा दिया क्योंकि रवि अपनी माँ की इच्छा को पूरी करना चाहता था और उसने ठान भी लिया था कि वह हाल में अपनी माँ की इच्छा को पूरी करेगा। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका एडमिशन आईआईटी दिल्ली में हो गया। दिल्ली जाकर वह ऐसा पढ़ाई में रम गया कि उसने घर आना ही कम कर दिया था क्योंकि घर आते ही उसे माँ की यादें दुख कर देती थी। उसकी समझ में नहीं आता कि आखिर विधाता ने उसकी माँ की जीवन यात्रा बीच में ही समाप्त करके उसके साथ ऐसा अन्याय क्यों किया। गांव से ही दी आ गई थी उसके पापा की देखभाल करने के लिए। परम की मृत्यु ने अपने उसके पापा को भी मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़कर बिखेर दिया था। फिर भी वह रवि की देखभाल और उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पहले से ज़्यादा तत्पर थे। अब उन्होंने रवि को डांटना भी बंद कर दिया था। एक मंजुला मौसी ही थी जो कुल जमा 3 सदस्यों के बीच कड़ी जोड़ती रहती। जब वह इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था तभी अचानक एक दिन उसे पटना में रहने वाले उसके एक दोस्त करण ने सूचित किया कि उसके पापा ने मंजुला मौसी से शादी कर ली है। यह सुनते ही दुख, क्षोभ और घृणा से उसका पूरा शरीर थरथरा उठा। इतनी बड़ी बात हो गई और पापा ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। वह तो उसके सबसे अपने थे, फिर उसे इतना पराया क्यों कर दिया कि उससे पूछा भी नहीं। उन्होंने जरूरी नहीं समझा। उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल सी मची हुई थी। फिर भी उसने पापा को फ़ोन नहीं किया क्योंकि रवि अपने पापा से बहुत नाराज़ था। 2 दिनों बाद उसे पापा का भेजा हुआ लिफाफा मिला। उसे समझते देर नहीं लगी कि फ़ोन से बोलने की हिम्मत नहीं हुई तो लिख कर भेजा है। गुस्से में लिफाफे के टुकड़े टुकड़े करके डस्टबिन में डाल दिया। रवि रात भर माँ को याद करके निःशब्द रोता रहा। दूसरे दिन ही उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह कभी लौटकर अपने घर पटना नहीं जाएगा। पापा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, उसको सब कुछ बताने के लिए तक आए, लेकिन रवि मौन साधे हुए प्रतिक्रिया विहीन बैठा रहा। रवि के इस तरह व्यवहार ने उनके पापा को भी अंदर तक आहत कर दिया था। पापा ने उसे बहुत समझाया कि इस शादी से तुम्हारे जीवन में कोई अंतर नहीं आएगा, सब कुछ पहले जैसा ही है। आज भी हम दोनों तुम्हारे उतने ही अपने हैं जितना कि इस शादी से पहले थे। पर रवि नहीं माना तो नहीं माना। फिर पापा की शादी करते ही उसे अपना घर पराया लगने लगा था। जिस मंजुला मौसी में कभी उसे माँ के दर्शन हुआ करते थे, अब वही उसे छल करने वाली बीमाता नजर आने लगी थी। इस उम्र में पापा का शादी करना उसकी नज़र में एक मर्यादाहीन आचरण था जो लोगों की नज़रों में उसे शर्मसार कर रहा था। फाइनल ईयर का रिजल्ट आते ही उसे नौकरी मिल गई। बिना घर पर सूचित किए वह रांची आ गया था। घर के सभी लोग उसको लेकर परेशान रहते थे। रवि भी काफ़ी अकेला और दुखी रहने लगा था। इसी दौरान अपने साथ काम करने वाले विकास से कुछ ज़्यादा ही जुड़ गया था। वह विकास के घर पर उसे पनाह मिली। विकास की माँ के लिए वह बहुत जल्द अपने बेटे से भी प्यारा हो गया। भयंकर तूफान गुजर जाने के बाद घर परिवार से बिछड़ा पक्षी उस बहेलिया को ही अपना मान लिया जो जाल बिछाए उसे फंसाने के लिए तैयार बैठा था। फिर तो विकास की माँ ने झटपट इस बेशकीमती नगीने को अपनी बेटी रिया की अंगूठी में जड़ने में देर नहीं लगाई। पहले तो घर बैठे बिना किसी दहेज के मिले इस दामाद को उस घर में खूब मान सम्मान और प्रेम मिला। रिया भी बहुत खुश रहती थी। ससुराल के झंझट से मुक्त, यहाँ घूमने फिरने की पूरी आज़ादी थी। रवि ने भी ससुराल में ही रहने का फैसला ले लिया, पर जल्द ही रवि को एहसास होने लगा था कि घर की चाहत में वह जितना भी खर्चे करे लेकिन उसका मान सम्मान घर के बेटे जैसा नहीं था।
साथ ही मायके में रहने के कारण पत्नी का बड़ा बड़ापन भी बढ़ रहा था। रवि की देखभाल और ख्याल रखने के लिए उसे अपने बनाव, श्रृंगार और शॉपिंग की धुन रहती थी। दिन प्रतिदिन उसकी मौज मस्ती की सीमाएं बढ़ती जा रही थी। नए नए आधुनिक ढंग के कपड़े, गहनों पर उसका ज्यादा ध्यान रहता। पति उसके लिए पैसा कमाने का मशीन मात्र था। सासू माँ, जो पहले उसकी होने का दावा करती थी, अब उन्होंने उसे सुनाना शुरू कर दिया था कि हमेशा घर में रहने वाले की रोज रोज आवभगत तो नहीं हो सकती। रवि को आवभगत की चिंता नहीं थी। उसे तो सिर्फ और सिर्फ उसी प्यार की तलाश थी जो उसके माँ पापा कभी उससे करते थे। धीरे धीरे सबके दिल में उसके लिए प्यार घटता ही जा रहा था। अब तो स्थिति यह हो गई थी कि बीमार होने पर भी किसी के पास समय नहीं था कि उसकी कोई देखभाल कर सके। रवि को लगने लगा था कि अपने पैरों पर स्वयं ही उसने कुल्हाड़ी मारी है। तभी अपनी पत्नी रिया की आवाज़ सुनकर उसकी तंद्रा भंग हुई। वह रामू से कह रही थी, साहब उठे तो उनसे पूछकर दवा और खाना दोनों खिला देना, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। रवि का बुखार अभी थोड़ा सा कम हुआ था, इसलिए वह थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहा था। रिया के जाते ही रवि उठ बैठा। घर में सिर्फ वह और रामू ही थे। अचानक उसके मन में अपने पापा और मंजुला मौसी की स्मृति मुखर होने लगी। उनका प्यार कर उसका मन विफल हो गया उठा। वह तुरंत उठकर कपड़े बदलकर और कुछ कपड़े बैग में डालकर ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए बोला। अब और अपमान का दंश झेलना उसे गवारा नहीं था। ऑफिस से पूरे 1 महीने की छुट्टी लेकर उसी समय पटना के लिए रवाना हो गया। रात भर के सफर के बाद सुबह के उजाला फैलने के साथ वह पटना पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसे ऐसा लगा जैसे वहां का कनकन उसे पुकार रहा था। इस धरती, आकाश और हवा में जाने कैसी संजीवनी थी कि उसके सारे दुख समाप्त और बीमारियां पटना की धरती पर पहुंचते ही जाने कहाँ लुप्त हो गई। जैसे ही कार आकर उसके अपने घर के गेट के सामने रुकी, अपना वह पुराना घर उसे किसी आत्मीय स्वजन से कम नहीं लगा। अन्यासा उसकी आंखें भर आई। गेट खोलकर अंदर आया तो सामने ही पथरीले आंगन में बैठी मंजुला मौसी चावल बीन रही थी, पहले की तरह अपने काम में मग्न। उन्हें पता ही नहीं चला कब उनके बगल में रवि खड़ा हुआ। जैसे ही उसने झुककर मौसी के चरण स्पर्श किए, वह चौंक कर सिर उठाई तो सामने रवि को देखकर थोड़ी देर के लिए एकटक उसे देखती रह गई। फिर उसे खींचकर सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। वो आहट सुनकर पापा भी बाहर आ गए। उसे देख उसकी आंखें भी छलक आई। उसके पापा ने जल्दी से घर के अंदर आकर उसको गले से लगा लिया और स्नेह से उसकी पीठ थपथपाते हुए उसके करीब आकर बैठ गए। आज उसे लगा अपने ऐसे होते हैं जिन्हें अपने मान अपमान से ज़्यादा अपनों की चिंता होती है, जिन्हें अपना रिश्ता तोड़ने के बदले झुकना पसंद होता है। वर्षों बाद ढेर सारा प्यार, स्नेह और अपनापन पाकर वह आत्म विभोर हो उठा। घर आकर उसे बेहद शांति का अनुभव हो रहा था। जीवन में मिले अपमान, ठोकरें और बेगानापन ने उसे अपनों का महत्व समझा दिया था। एक दिन जिस घर में रवि को नफरत हो रही थी, आज वही घर उसे प्यार का सागर नजर आ रहा था। रात में खाना खाने के बाद मौसी ने उसका बिस्तर उसके उसी पुराने चिर परिचित कमरे में लगवा दिया। वह सारा काम समाप्त कर उसके सिरहाने आकर बैठ गई। पहले की तरह ही सिर सहलाते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि मैं ही तुम्हारी अपराधी हूँ, पर तुम मेरा विश्वास करो बेटा, यह शादी हमें मजबूरी में करनी पड़ी। कांता दी के गुजर जाने के बाद आस पड़ोस के लोगों के शर्मनाक तानों ने हमारा जीवन मुश्किल कर दिया था। खुलेआम लोग हमें बदनाम कर रहे थे। अनन्या को भी ताने उल्लंघनों से लोग परेशान कर रहे थे। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हम दोनों माँ बेटी इस घर में पूरी तरह सुरक्षित थे। तुम्हारे पिता के लिए भी अपना घर और नौकरी दोनों इस उम्र में संभालना मुश्किल हो रहा था, इसलिए हम दोनों ने शादी का फैसला लिया। हमारे इस फैसले को तुम समझ नहीं सके और घर छोड़कर चले गए। फिर तुमने दोबारा कभी इस घर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। तब से मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अगर तुम नहीं चाहोगे तो चाहे मुझे जितनी भी कठिनाइयाँ झेलना पड़े, मैं इस घर में नहीं रहूँगी।
अनन्या को साथ लेकर घर छोड़कर चली जाऊंगी, पर अब तुम्हें इस घर से कभी नहीं जाने दूंगी। मैंने कांता दी को वचन दिया था कि हमेशा तुम्हारी खुशियों का पूरा ख्याल रखूंगी। फिर भला मैं कैसे तुम्हारी खुशियों के आड़े आ सकती हूँ। उनकी आंखों से उसका बादल आंसुओं के रूप में उमड़ पड़ा। थोड़ी देर तक वह निशब्द रोती रही। फिर जब वह उठकर जाने लगी तब रवि ने उनका हाथ थामते हुए कहा, मौसी, क्या आप अपने इस नालायक बेटे को एक बार माफ नहीं कर सकती? मैं वादा करता हूँ आगे आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उसके व्यवहार से हैरान वह आश्चर्य मिश्रित दृष्टि से उसे निहारने लगी। मैंने एक और गलती की है मौसी, बिना आप लोगों को बताए ही मैंने शादी कर ली। आशा है आप दोनों मुझे माफ कर देंगे। अरे सच में मेरी बहू को कहाँ छोड़ आए, फिर उसे साथ क्यों नहीं लाए? जाने कब से दरवाजे पर खड़े उन दोनों की बातें सुनते उसके पापा कमरे के अंदर आ गए। अरे मौसी, थोड़ा रुको तो सही, पहले अपना ट्रांसफ़र तो पटना करवा लूँ, फिर हमारा पूरा परिवार हमेशा एक साथ रहेगा। उसके बाद बहुत देर तक आपस में घर परिवार और बहू की बातें होती रही। जब सब सोने चले गए तब वह बैठ रिया को मैसेज भेज रहा था, अब मैं लौटकर घर जमाई बनने तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। अगर तुम मेरे साथ मेरे घर की बहू बनकर रहना चाहती हो तो तुम्हें अब पटना आकर मेरे पास रहना होगा, मेरे माता पिता के साथ, वरना आगे तुम खुद समझदार हो। रवि का मैसेज पढ़कर रिया ने वहां आने से मना कर दिया। जैसे ही रिया ने अपनी माँ और भैया को यह बात बताई कि रवि अब यहाँ कभी भी वापस नहीं आने वाला है, उसकी माँ ने उसको तुरंत ही अपने ससुराल जाने के लिए बोल दिया। रिया गुस्से में बोली, मैं नहीं जाऊंगी अपनी ससुराल, मैं यहीं रहूंगी। यह सुनकर रिया के भैया बोले, सुन रिया, तू अपनी ससुराल चली जा, तेरे खर्चे उठाने के लिए तेरा पति अब यहाँ नहीं बैठा है और मेरे पास तेरे फालतू के खर्च के लिए पैसे नहीं हैं, तो तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू अपने घर चली जा। यह सारी बातें सुनकर आज रिया को एहसास हो रहा था कि उसने रवि के साथ कितना गलत किया। जब तक रवि इस घर पर पैसे लुटाता रहा तब तक मैं सबके लिए बहुत अच्छी थी। जैसे ही वह घर से बाहर गया मैं सबके लिए बोझ बन गई। यह सब सुनकर रिया ने तुरंत ही रवि को फ़ोन किया और कहा कि मैं घर आ रही हूँ। रवि ने रिया का पटना के लिए टिकट करा दिया। रिया जैसे ही स्टेशन पर पहुंची रवि मुस्कुराते हुए उसका इंतजार कर रहा था। रिया ट्रेन से उतरते ही रवि के गले लगकर रोने लगी और उससे माफ़ी मांगी। रवि और रिया दोनों घर पहुंचते हैं। मंजुला मौसी ने उन दोनों का स्वागत किया। आज मंजुला मौसी बहुत खुश थी क्योंकि उसने जो कांता दी से वादा किया था आज उसका वादा पूरा हो गया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।